नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आखिर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पार्टी हाईकमान ने प्रारंभिक रूप से कुछ काम सौंप दिया है और फिलहाल शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में हैं। उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फ़ोन आया था, आज सुबह दिल्ली पहुंचे। उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और जेपी नड्डा ने उन्हें तत्काल प्रभाव से दक्षिण भारत के राज्यों में जो अभी मोदी सरकार की संकल्प यात्रा चल रही है, भारत विकसित संकल्प यात्रा या विकसित भारत संकल्प यात्रा, इस यात्रा में जो योजनाएं हैं मोदी सरकार की, उनका प्रचार प्रसार अपने संगठन के पदाधिकारियों को करना है। तो शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण भारत के राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि पद से हटने के बाद लगातार शिवराज जी मध्य प्रदेश में सक्रिय थे। जिस तरह महिलाओं से वो गले लग रहे थे, खुद भी रो रहे थे, महिलाएं भी रो रही थीं, जिस तरह की नारेबाजी हो रही थी कि हमारा सीएम वापस करो, उसके बाद अचानक दिल्ली से एक फ़ोन आता है कि आप दिल्ली आइए और उन्हें दक्षिण भारत की ओर भेज दिया जाता है। तो ये पूरे घटनाक्रम को हम समझते हैं अरुण दीक्षित जी के से। अरुण दीक्षित जी, आपने आप देखा कि लगातार घटनाक्रम चल रहा है। शिवराज जी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, लेकिन केंद्र चाहता है कि वो मध्य प्रदेश में सक्रिय ना रहें। और जिस तरह आज उनको दक्षिण भारत की ओर रवाना किया गया है, आप क्या समझते हैं शिवराज जी का भारतीय जनता पार्टी में भविष्य क्या दिख रहा है? क्योंकि वो बहुत पुराने और बड़े परिपक्व लीडर हैं। रविंद्र जी, अगर पहली नज़र में देखें तो भगवान राम जब अयोध्या से निकले थे तो दक्षिण की तरफ गए थे, जो उनको वनवास हुआ था, और वो जाते जाते लंका तक पहुंच गए थे। 14 साल लगे थे। तो हो सकता है कि जिस तरह की परिस्थिति भोपाल और उसके आसपास थी, कभी सीहोर में बहनें रो रही थी, कभी विदिशा में रो रही थी, कभी भोपाल में रो रही थी, सब अपना भैया और कोई मामा वापस मांग रहे थे। तो मुझे लगता है कि अब नरेंद्र मोदी ने नड्डा साहब के जरिए शिवराज सिंह चौहान को वनवास पर भेज दिया है। अब वो दक्षिण भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा में, क्योंकि उनका इसमें कोई योगदान नहीं है, तो उस यात्रा में क्या योगदान देंगे ये देखने की बात है। पर चूंकि वो ये कह चुके हैं कि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, जो कहा जाएगा वो करूँगा, दरी बिछानी होगी दरी बिछाएंगे, तो अब संभावना इस बात की ज़्यादा है कि जब तक इधर मोहन निष्कंटक राज करें तब तक वो दक्षिण भारत में यात्रा का बंदोबस्त देखेंगे। अरुण जी, एक बात हो रही, शिवराज सिंह चौहान ये दावा करते रहे हैं और इस बात का भरोसा दिलाते रहे हैं कि किसी भी कीमत पे लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी। वे 1250 दे रहे, 3000 तक ले जाएंगे और अब लाडली बहनाओं को लखपति लाडली बहना बनाने का संकल्प है। तो आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान, यदि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना किसी कारण से ब्रेक होती है या उसका रूप बदला जाता है, तो शिवराज जी किसी प्रकार यहाँ आकर उसको बचाने की कोशिश करेंगे इस योजना को? नहीं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो अब लखपति बहना बनाएंगे और इसके लिए एक संगठन बनाएंगे और उसके संरक्षक बनेंगे, उसकी अगुवाई करेंगे। तो अब ये देखना है कि कौन सा बयान सही है, पार्टी का आदेश मानेंगे या बहनों के प्रेम में वशीभूत होकर उनके उसमें आकर, क्योंकि उनके साथ अत्याचार तो होना है। स्वाभाविक है कि सरकार 3000 तक तो ले जाना छोड़िए, जो 1250 वो दे रहे थे वो दे पाने की स्थिति में नहीं है। बहुत सारा कार्य रुका हुआ है, बहुत सारी योजनाएं रुकी हुई हैं। नए मुख्यमंत्री को यही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से छोर से पकड़ें, क्योंकि हर आते ही उन्होंने मितव्ययता का आदेश दिया है, खर्च रोकने के आदेश दिए हैं, जो पहला उनका बड़ा ऑर्डर निकला है। तो ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि वो 1250 कहीं 1000 ना हो जाए, क्योंकि ये 3000 ले जाने का जो सपना दिखाया गया था वो पूरा होता दिख नहीं रहा है। और अगर ऐसा होगा तो फिर ये देखना होगा कि शिवराज सिंह अपनी बात पर कायम रहते हुए अपनी बहनों के हित के लिए पार्टी का आदेश छोड़कर भोपाल लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, ये देखना होगा। देखिए, मैंने जो कल आप बात कर रहे हैं मितव्ययता के आदेश की, कल मैंने दैनिक भास्कर में पढ़ने के बाद एक और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि अब नई सरकार ने, यानी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने आदेश दिया है कि जितने भी अधिकारी और मंत्री हैं उनके बंगले के जो फिजूल खर्ची होती है रख रखाव के नाम पे, उसे भी बैन किया गया है। तो मैंने कल उस चीज़ को तलाशने की कोशिश की तो मेरे हाथ लगी जानकारी कि मध्य प्रदेश में केवल 3 साल में, यानी अप्रैल 2020 से और जनवरी 2023 तक 3 साल में शिवराज सिंह जी चौहान के 2 बंगलों पर 3 साल में 27 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च हुए हैं। तो ये क्या मानते हैं आप, इस तरह की एक 27 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के 2 बंगलों पर, नवनिर्माण मान लें आप, बिजली फिटिंग मान लें, रख रखाव मान लें, चमाचम मान लें, ये क्या है ये? देखिए, इतने पैसे में अगर
आपने जो विधानसभा से आंकड़े हासिल किए हैं तो उन आंकड़ों पर अब कोई सवाल नहीं उठा सकता। मुख्यमंत्री निवास जब 3 साल पहले ये पहुंचे थे, उससे पहले कमलनाथ गए थे, तो उन्होंने पूरा रिनोवेशन कराया था। और स्वाभाविक है कि कमलनाथ का टेस्ट और शिवराज सिंह का टेस्ट बहुत अलग अलग है। तो ये उम्मीद तब की जानी चाहिए थी कि उन्होंने कारपोरेट स्टाइल में सीएम हाउस बनवाया होगा। लेकिन मरम्मत के नाम पर 3 साल में 27 करोड़ से ज़्यादा खर्च होना, ये सवाल उठता है कि वो जो कह के गए कि 10 की 10 धरदीनी चदरिया, अगर मुख्यमंत्री के घर पर घर की 2 घरों की मेंटेनेंस पे 27 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुए हैं। अब एक और चीज़ है, सड़क के उस पार जो मुख्यमंत्री को 2005 से या उससे पहले से अलॉटेड जो घर है, उसके बगल में एक घर था जिसमें पहले जमुना देवी रहती थी, बाद में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान रहे। उस पहली बार ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश में ये 74 बंगले की जो गिनती थी उसमें एक बंगला तोड़ा गया, उसको जमींदोज किया गया और उसको नए सिरे से बनाया गया है। कहा यह जा रहा है, इसकी पुष्टि नहीं है कि कहा यह जा रहा है कि ये बंगला शिवराज सिंह चौहान के लिए तैयार हुआ है, उनकी सेवानिवृत्ति या उनको उनके कुर्सी छोड़ने के बाद। तो क्या आपने उसका खर्चा भी जोड़ा है? क्या आपको पता है कि उसमें कितना खर्चा? उसमें B9 बंगले का खर्चा नहीं है। तो अब उसको देखिए, जो मरम्मत पे अगर 27 करोड़ से ज़्यादा हैं तो वो बंगला नए सिरे से तोड़कर आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाया गया है, तो मुझे लगता है कि उसका भी खर्च कई करोड़ का होगा। और ये स्थिति तब है कि एक गरीब घर का मुख्यमंत्री जो ये कहता है कि मैं किसान का बेटा हूँ, मैं गरीब घर से आता हूँ, अंदाज़ा लगाइए, एक आदमी ज़िंदगी में 2 बेडरूम का घर बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। 5-10 लाख रुपए। नहीं, मैं कहता हूं कि 25 लाख रुपए में आपको बढ़िया 2 कमरे का घर, 2 बेडरूम का घर मिल जाता है। 150 लोगों को घर मिल जाता है जो पूरी जिंदगी काट लेते हैं, जितने पैसे न मरम्मत में गए और नए निर्माण में गए। मुझे लगता है 35 करोड़ से ज़्यादा का खर्च हुआ है, मुझे एक अफसर ने बताया था। एक बात बताइए, इसी तरह का खर्चा दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया था, अरविंद केजरीवाल ने, लगभग 40-45 करोड़ का। तो वहाँ सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। हमने देखा कि 27 सितंबर को सीबीआई ने केस रजिस्टर किया उनके खिलाफ। तो क्या इस तरह की कार्रवाई मध्य प्रदेश में नहीं है? नहीं, वो जो मोदी की लॉन्ड्री मशीन है वो बीजेपी के भीतर नहीं चलती है, उस पर कभी कोई वो सवाल नहीं उठता। कार्रवाई कौन करेगा भाई? वहां तो पर्दे का हिसाब मांगने बीजेपी कार्यकर्ता केजरीवाल के दरवाजे पहुंच गए, तो उन्होंने प्रदर्शन किया, गमले तोड़े, तोड़ फोड़ की। भोपाल में तो आपने सवाल उठा लिया, अगर कोई दूसरा उठाता मिले तो बताना आप। कांग्रेस भी नहीं उठाएगी, कांग्रेस के नेता भी इतने आलसी और कामचोर हैं कि वो सही मुद्दों पे बात नहीं करते। वो अखबार में छपी बातों पर बात करेंगे, लेकिन जो मुद्दे उन्हें उठाने चाहिए वो नहीं उठाएंगे। तो जब विपक्ष नहीं उठाएगा, मीडिया नहीं उठाएगा, तो भाई वो तो मोदी लॉन्ड्री जो है उसमें धुले हुए हैं, उनका कौन पूछा? मैं कह रहा हूं ना कि 150 लोग जिंदगी भर खुशी से रहते, बढ़िया भोपाल राजधानी में, इतने पैसे में ये उन्हें घर मिल जाते। अब ये पैसा कहाँ गया? एक चीज की चर्चा और आज राजधानी में हो रही है, मैं देख रहा था आज विधानसभा में भी ये बड़ी आम चर्चा थी कि शिवराज सिंह ने घोषणा की थी कि मर जाऊंगा लेकिन अपने लिए मांगने दिल्ली नहीं जाऊंगा। दिल्ली मांगने जाने से तो अच्छा है कि मेरे को मर जाना उचित है, पसंद करूं। लेकिन आज जिस तरह से वो दिल्ली पहुंचे हैं तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शिवराज जी को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि नहीं, पार्टी अध्यक्ष ने बुलाया तो अनुशासन का पालन करना जरूरी था। क्योंकि शिवराज जी हमेशा कहते हैं इस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मेरी भूमिका पार्टी तय करेगी। तो आज उनकी दिल्ली यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं? आज जिस तरह से वो गए, आने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा मैं दक्षिण भारत की यात्राओं पर जाऊंगा। भाई शिवराज जी अपनी जन्मदात्री माँ के अलावा 2 माएँ और बताते थे, पहली नर्मदा मैया और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। तो अपनी माताओं का वो कितना ख्याल रखते हैं वो आप कभी नर्मदा के किनारे जाके देख लीजिए, जितना दोहन हुआ है। अब भाजपा के प्रति उनका क्या सोच रही होगी कि जिस नर्मदा को उन्होंने जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया, नर्मदा मैया कहते नहीं थकते, उस नर्मदा को वो बचा नहीं पा रहे। तो उस पार्टी में जिसमें उन्हें अपमानित किया गया है उसके प्रति उनमें क्या भाव होगा, ये तो सहज आंकलन कर सकते हैं। रही बात, कह के ये गए कि मुझे बुलाया है, अध्यक्ष ने बुलाया है और मैं
मतलब मेरा सवाल जो लोग कह रहे हैं मेरा भी वही है कि अगर अध्यक्ष ने बुलाया था और सिर्फ ये कहने के लिए बुलाया था तो ये बात तो फोन पे भी हो सकती थी। काहे को हजारों रुपया शिवराज सिंह चौहान ने खर्च किया, आने जाने में समय खराब हुआ। शिवराज सिंह चौहान फोन पे ही पूछ लेते ये बात, और दक्षिण जाना है तो यहीं से चले जाते, तो मध्य में था। तो ये सवाल ये है कि वही बात है अभी जो मैंने कहा ना कि जस की 10 धर दीनी चदरिया, तो जैसी चदरिया वो ले जब आए थे तब थी और जैसी रख के गए हैं, अगर उसका मूल्यांकन आप करेंगे तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। और फिर वो अब उस पार्टी में है जिसका शीर्ष नेतृत्व तो कहता कुछ और है, करता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। तो ये भी शिवराज जी का भी यही शायद यही उद्देश्य रहा होगा। अरुण जी, एक दो छोटे छोटे सवाल और हैं, और ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है, और अभी तक ये होता था कि शिवराज जी गुट के कुछ लोग आ गए, कुछ सिंधिया गुट के आ गए, कुछ संघ की ओर से नाम आ जाते थे। लेकिन अब ये जो बदली हुई भारतीय जनता पार्टी है, इसमें किसी का कोई गुट काम नहीं करेगा। यदि किसी ने कहा कि शिवराज जी ने 4 नाम दिए हैं तो फिर पार्टी हाईकमान उसको 1 मिनट में काट देगा। वो चाहते हैं कि हमारे एक आम कार्यकर्ता आए मंत्रिमंडल में। तो आपको मंत्रिमंडल का नया चेहरा कैसा दिख रहा है? क्या इसमें वाकई सिंधिया जी अपने लोगों को एडजस्ट करा पाएंगे? क्या शिवराज सिंह चौहान की वहाँ चल पाएगी? जो मेन मीटिंग हुई इसको लेके, बड़ी आश्चर्यजनक बात है ये कि वो इसके लिए जो पार्टी अध्यक्ष के घर पे मीटिंग हुई, उस मीटिंग में अमित शाह जी भी थे। उस मीटिंग में मध्य प्रदेश के छोटे बड़े तमाम नेता थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को नहीं बुलाया गया उस मीटिंग में। और ये खबर भी छपी बाकायदा कि शिवराज सिंह को नहीं बुलाया गया। ये बात दूसरी है कि आज उनको अलग तरह से अलग बुलाया अध्यक्ष ने, पर एक जो सामूहिक मीटिंग में उनका ना बुलाना और मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का चेहरा किस तरह का होगा, ये 2 सवाल है मेरे। मैं इसमें 3 चीजें जोड़ता हूं। सबसे पहले जो आपने कहा कि उन्हें नहीं बुलाया गया, और इसके पीछे चले हम तो जिस दिन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते उन्हें गाली दी गई थी, एक विधायक उनके साथ नहीं बोला था, ना मंत्री कोई बोला था, ना पदाधिकारी कोई बोला था। आदमी उसके गुट क्या होता है, जब अगर मान लीजिए कल किसी ने रविंद्र जैन की तरफ कोई शब्द उछाले और 4 लोग खड़े हो गए आगे, तुम्हारी ऐसी तैसी, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कैसे बोल दिया। तो शिवराज सिंह जी के साथ ना पहले कोई खड़ा था, ना जिस दिन मोदी जी ने पर्ची भेजी वो उन्होंने पढ़ी, तब भी किसी ने नहीं कहा। सड़कों पे गांव में लाडलियां तो रो रही हैं, लेकिन एक भी वो विधायक 163 में से एक ने ये नहीं कहा कि शिवराज सिंह जी ने अच्छा काम किया है। कार्यकर्ताओं की ओर से भी कोई आवाज नहीं है। वही कह रहा हूं, पहले तो उन विधायकों का जिनका, और 165 मीटिंग की थी, ऐसा मतलब जिताने का क्रेडिट भी वो लेते हैं। 165 सभाएं, चुनावी सभाएं। हाँ, चुनावी सभाएं, मतलब वो उनके लिए सिर्फ वो महिलाएं रोई जिनको पैसे मिल रहे थे। तो राजस्थान में वो किराए की रुदाली होती, ठीक वैसी स्थिति है, पैसा दे रहे थे इसलिए रो रही थी। क्यों नहीं 2018 में कोई महिला रोई थी? तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि मेरा गांव है, मैं गांव में हमारे एक मुसद्दी भैया, उनसे बात करता हूं तो आज मुसद्दी भैया कह रहे थे कि अब जो गुजरात गुरुकुल के दीक्षित होंगे वही छुल्लक जी जो हैं वो आके सत्ता संभालेंगे। अब कोई किसी को नहीं पता है, ना विजयवर्गीय, ना पटेल, ना शर्मा, ना दीक्षित, ना सिंह, ना तिवारी, कोई नहीं, न जैन, कोई नहीं। वो जिसको नरेंद्र मोदी जो पर्ची भेजेंगे, कोई गुट नहीं, किसी की गुटबाजी नहीं। उन्होंने जो तय किया है कि ये प्रोफार्मा है, इसमें भर दो, ये है, ठीक वही होगा। दूसरी चीज ये है कि नेताओं में जब चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, जीत नरेंद्र मोदी की बताई गई, सारा बंदोबस्त नरेंद्र मोदी का था, तो फिर कौन ये कह सकता है कि मेरे खेमे में सिंधिया जी के कितने लोग जीते हैं? कितने? कुल 7 लोग जीते। कुल 7 लोग जीते हैं। 22 जो आए थे उनमें से 7 या 8 रह गए हैं। हाँ, तो ये तो इससे ज्यादा तो भले ही हमारे नरोत्तम मिश्रा हार गए हों, लेकिन इससे ज्यादा तो उनके समर्थक विधायक जीत के आए होंगे। तो आज यही स्थिति है कि आज जो भी होगा वो फैसला श्रीमान नरेंद्र मोदी का होगा, किसी की कोई हैसियत नहीं है। अब हम और आपने जो पिछले 15 दिन में देखा है, उसके बाद कि वो कब किसको प्यादा बनाए और कब किसको वजीर बनाए, ये सिर्फ उन पर है कि ना कोई बोला है ना कोई बोलेगा, कोई कल्पना भी नहीं करेगा बोलने की।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण दीक्षित जी, जिन्होंने बड़ी विस्तार से बताया है कि शिवराज सिंह जी चौहान की वर्तमान स्थिति क्या है और उनका भविष्य क्या है। उनने साफ साफ कहा है कि ऐसा लग रहा है फिलहाल पार्टी के रुख से कि पार्टी ने उन्हें वनवास का हुक्म दे दिया है। क्या वाकई शिवराज सिंह चौहान को अब दक्षिण भेजकर एक तरह से वनवास की राह पर ढकेल दिया गया है, ये आने वाला समय बताएगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और मैं एक और बात बता दूं, आप हमारे जितने भी वीडियो देखते हैं, इन वीडियो को बहुत ही सुंदर ढंग से आप तक पहुंचाने का काम हमारे करते हैं अब्दुल रहमान और हमारे नमेंद्र श्रीवास है, ये जो एडिटर हैं, ये दोनों बहुत मेहनत करके आप तक पहुंचाते हैं। आज मैं दोनों की तारीफ भी करूंगा, आपका परिचय भी कराया कि मेरी ये दोनों टीम मिलकर यह वीडियो आप तक पहुंचाती है। धन्यवाद।